हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक कुमार सिंह। पूरे विश्व में आबादी बढ़ रही है, खासकर कुछ 8 देशों की। लेकिन इस बीच में भारत भी पीछे नहीं है। एक रिपोर्ट आई, इस साल की शुरुआत में रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन जैसा कि हम सभी को मालूम है कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 या 2 साल का करंट हमारा प्रिपेयर होना चाहिए। तो अगर पॉपुलेशन से लेकर अगर कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंडिया ने इस रिपोर्ट के अनुसार जो कि स्टार्टिंग में ही आई थी 2023 के, इस रिपोर्ट ने ये कहा था कि चाइना को इंडिया पीछे छोड़ देगा मिड 2023 में, जो कि हो चुका है। अब इंडिया जो है वर्ल्ड की पॉपुलस कंट्री बन गई है, या पॉपुलस कंट्री बन गई है सबसे ज्यादा जनसंख्या के साथ में। तो क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछेगा ही, और खासकर यूपीएससी। लेकिन जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इस रिपोर्ट से आए। जरूरी यह है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन इंडिया के लिए किस प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और किस प्रकार से ये इंडिया के लिए चैलेंज भी क्रिएट कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं डिस्कस करने इन्हीं चीजों पे, जहां पे मैं इस रिपोर्ट के कुछ आपको आंकड़े बताते हुए इंडिया के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और चैलेंजेस हैं, इनके बारे में डिस्कस करूंगा। और साथ में थोड़ी जानकारी ये भी दूंगा कि रिपोर्ट किस प्रकार के सुधार की बात करता है, किस प्रकार के सजेशंस देता है इंडिया के लिए। तो चलिए आज बात करेंगे, बहुत से क्रिटिकल इश्यूज पे आपके साथ डिस्कस करने हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो यहां पे देखेंगे ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 आई है, इसी पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले 1 out of every 3 सिलेक्शंस इन यूपीएससी फ्रॉम द अनअकैडमी, अगर आप भी अनअकैडमी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑफर आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अक्टूबर एक्सटेंशन ऑफर, जहां पे 12 मंथ के साथ 3 मंथ का फ्री आपको सब्सक्रिप्शन है, 18 मंथ के साथ 4 मंथ, 24 मंथ के साथ 6 मंथ और 36 मंथ के साथ 12 मंथ यहाँ पे आपको मिल रहा है। कोड आपको यूज करना है दीपक1, ताकि आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप में तैयारी कर सके, जहां पे मैं आपके आंसर राइटिंग को इवेलुएट करता हूं, ठीक है, फोकस करता हूं स्ट्रेटजी पे। साथ में रिपीटर्स बैच भी यहाँ पे, जहां पे आप देख सकते हैं लास्ट 2 ईयर के करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज, ठीक है, सेल्फ स्टडी पीडीएफ और बहुत सारी चीजें हैं टॉपर्स के द्वारा, जो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको कहीं ना कहीं वहां पे मेंटोरशिप भी अवेलेबल होती है। क्लियर है। आप देखेंगे यहाँ पे यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैट भी अवेलेबल है, जो कि 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होना है, मिस मत करेंगे। ये इसी संडे को होना है सुबह 11 बजे। ढेर सारे इनाम आपके लिए लेकर आए हम लोग, तो ज्वाइन करेंगे और आप कोशिश करेंगे, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करने की। चलिए आते हैं टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं। बहुत ही उम्दा टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसके बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए, और कुछ ऐसे पॉइंट में आपको देख के जाऊंगा जिससे आपके आंसर राइटिंग जो होंगे वो काफी अच्छी हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि न्यूज में ये क्यों, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है यूएनएफपीए, उसने रिलीज की एनुअल रिपोर्ट। तो याद रखेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, क्लियर है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसी ने यही रिपोर्ट इशू करता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विच प्रोजेक्ट दैट इंडिया विल सरपास चाइना एज मोस्ट ऑफ द पॉपुलस कंट्री बाय मिड 2023। खैर मैंने आपको पहले बताया रिपोर्ट पहले आ चुकी है, लेकिन हमारा फोकस है कि हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। तो अभी ये पास कर चुका है, क्लियर है, पास्ट, ठीक है, मतलब इंडिया चाइना से आगे बढ़ चुका है। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े ये देते हैं कि इंडिया जो है 1426.8 मिलियन, जिसमें 15 से 64 साल की उम्र के लोग जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 68% होगी। 65 प्लस ग्रुप के जो लोग होंगे करीब 7% होंगे। टोटल फर्टिलिटी 2.0 के साथ में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72.5 के साथ इंडिया यहां पर है। सेकंड पे आप चाइना देखेंगे 1.257 मिलियन, 69% जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। 14% यहाँ पे 65 प्लस एज। तो आप देखेंगे कि इंडिया से ज्यादा बूढ़ा कौन है, चाइना है। खैर इंडिया भी उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, 1.2 है। क्लियर है, जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 79 ईयर यहाँ पे शो कर रही है। पूरे वर्ल्ड का डेटा वहां पे दिया, आप देख सकते हो। खैर वो बाद में आप देख लेना, क्योंकि आगे रिपोर्ट में हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि यूएनएफपीए आखिर है क्या। तो बच्चों यूएनएफपीए जो ना एक यूएन एजेंसी है, ठीक है, जिसके स्टैब्लिश किया गया था 1967 में। इसका फोकस होता है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। क्लियर है। इट ऑपरेट्स एंड मैंडेट अंडर द यूएन इकोसॉक। इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है यूएन की एक एजेंसी, उसके अंडर में ये वर्क करती है। इसका एम क्या है, टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, एसडीजी गोल्स को अचीव करना रिलेटेड टू हेल्थ,
एजुकेशन एंड जेंडर क्वालिटी। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो आप कम से कम इसको नोट कर लेंगे। क्लियर है, कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है, ये एजेंसी किसके अंडर में है, ठीक है, और किन किन चीजों पे ये फोकस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ डेटा यहाँ पे है कि इस रिपोर्ट ने किन किन बातों को उजागर किया है या किन बातों पे ये फोकस कर रहा है। तो सबसे पहले कि इंडिया इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। जी हां, 1.286 बिलियन पॉपुलेशन के साथ, ठीक है, पीपल के साथ उसने चाइना की जो पॉपुलेशन 1.4257 थी उसको पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री में अगर आप देखेंगे तो भारत शुमार हो गया है। क्लियर है, शामिल हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो थर्ड, क्लियर है, विद अबाउट 340 मिलियन, अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स यहां पे आपको करीब तीसरे नंबर पे देखने को मिलता है। पहले नंबर पे इंडिया, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स। और फिर बोलते हैं कि इंडिया पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू कीप ग्रोइंग फॉर 3 मोर डिकेड्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे लिख लेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है, क्लियर है, वो अभी भी बढ़ेगी, ग्रो होगी। और कब तक? 3 मोर डिकेड्स, अगले 30 सालों तक अगर आप देखोगे तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्लियर है। अब दूसरी बात यहां पे ये कहते हैं कि वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है, तो अगर आप देखोगे तो हमारे यहां पे 0 to 14 ईयर नहीं कर सकते, 15 ईयर से हम लोग लेते हैं। क्लियर है, 15 ईयर से हम लोग लेते हैं 64 ईयर वर्किंग एज पॉपुलेशन। और उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो 65 के बाद हम लेते हैं कि भाई ये ओल्ड एज पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये 0 to 14 जो है ये हमारे डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। क्या है? डिपेंडेंट, जो डिपेंड है। और 65 प्लस को भी हम डिपेंडेंट मानते हैं। तो हमारे 65 प्लस अगर आप देखोगे तो टोटल बोला जा रहा है कि करीब 7% है, ये 7% है। और वहीं पे 25% जो है ये 0 to 14 है। तो 0 मतलब नवजात शिशु से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की संख्या जो है हमारे यहाँ 25% है। 65 साल से ऊपर के लोगों की संख्या 7% है। इसका मतलब 68% पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो क्या है? वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। क्लियर है। बाकी डेटाज भी यहाँ पे दिए हुए 25% 0 to 14, 18% 10 to 19 ईयर्स, 26% आर बिटवीन द 10 to 24 ईयर्स। तो इन डेटास को देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ग्राफ याद रखना है। 0 to 14 25%, क्लियर है। 15 to 64 68%, और 65 एंड अबव इज अबाउट 7%। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 100% पॉपुलेशन का इस प्रकार से आप सेग्रीगेशन कर सकते हो, जिसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो आपको देखने को मिलेगी। जैसे दूसरा देखेंगे अदर डेमोग्राफिक इंडिकेटर, अगर आप देखें तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन जीने की जो प्रत्याशा है वो इंडिया में मेल में 71 ईयर है और फीमेल में 74 ईयर है। इट मींस भारत में जो महिलाएं हैं पुरुषों से 3 साल ज्यादा जीती हैं। एक एवरेज एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो देखने पे पता चलता है। और दोनों मिला दो 72.4 या 5 के समथिंग आता है एवरेज कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। क्लियर है। अच्छा आगे देखेंगे बच्चों, यहां पे इंडिया इन अ यूनिक पोजीशन। अब ये भी बता रहा है कि भारत जो है वो अभी एक यूनिक पोजीशन में देखने को मिल रहा है। कैसे? जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, क्लियर है, इज इट्स लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन, लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन। देखो अगर आपके पास में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा यह होगा कि आप अपने लोगों को, स्किल्ड लोगों को एक्सपोर्ट करके उनको कैपिटलाइज कर सकते हो। मतलब आप अपने स्किल्ड लेबर को एक्सपोर्ट करते हुए, क्लियर है, आप अपने यहाँ पे रेमिटेंस, आपने सुना होगा, आप रेमिटेंस को बढ़ा सकते हो। मतलब आप कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट स्किल्ड लेबर्स को, सॉरी स्किल्ड लेबर को एक्सपोर्ट करते हो, आप कैपिटलाइज कर सकते हो। मतलब आप उससे रेमिटेंस, दूसरा आप इकोनॉमिक बेनिफिट आपके देश को होगा। जैसे अगर आप देखेंगे जापान जैसे देश जो अधिकतर बूढ़े हो गए, जहां पे वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं है, वहां पे लगातार भारत से काफी संख्या में लोग जाते हैं, जॉब करते हैं और अपने देश को रेमिटेंस भेजते हैं। तो एक बेनिफिट तो आपको ये होने वाला है। दूसरा अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन एंजाइटीज एंड वाइड स्प्रेड, इसका मतलब बोला जाता है कि ये जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्लियर है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क भी क्रिएट करेगी। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो एक कंसर्न है कि भाई पॉपुलेशन साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर कंसर्न है। और सबसे बड़ा कंसर्न है कि ह्यूमन पॉपुलेशन को लेकर
जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो सबसे बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट के सामने। इसलिए एडॉप्टिंग पॉलिसीज टू रिड्यूस स्टेबलाइज फर्टिलिटी रेट, इसलिए बोला जाता है कि गवर्नमेंट को यहां पे ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए या अडॉप्ट करनी होगी जो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट को कम करे। तो अगर आप इन पूरे डिटेल में देखेंगे, मैं इसको क्लियर करता हूं, तो किन चीजों पे बात हुई है समराइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो बात हुई है भाई कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, मोस्ट पॉपुलेशन है, वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना को सरपास कर गई है। नेक्स्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, जो कि 68% हमने अभी बात की। फिर बात की है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 74 फीमेल में 71 मेल में है। फिर हमने बात किया कि इंडिया यूनिक पोजीशन में भी है, लेकिन इंडिया में एंजाइटी और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर जनसंख्या ऐसी बढ़ती जाएगी तो गवर्नमेंट को फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करना चाहिए, उसको लेकर नई पॉलिसीज लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ह्यूमंस, वो लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और साथ में जो आपकी बढ़ती हुई जनसंख्या या वर्किंग एज पॉपुलेशन जो ज्यादा है, इसको आप एक्सपोर्ट करके कैपिटलाइज कर सकते हो। आपकी कंट्री की इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ दूसरे बेनिफिट भी होंगे, आगे हम देखेंगे, लेकिन एक इकोनॉमिक बेनिफिट की यहां पे शुरुआत में मैं बात कर रहा हूं कि वो हो सकता है। रेमिटेंस वो अमाउंट होता है, ठीक है, आय का वो भाग होता है जो भारतीय लोग, जो इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रह रहे होंगे, क्लियर है, एनआरआई जो बाहर रह रहे हैं, वो अपने देश में अपने परिवार को भेजते हैं, क्लियर है, जी हाँ, वो रेमिटेंस का पार्ट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं कि अदर हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट और क्या कहता है। तो देखिए बहुत ही चैलेंजिंग एक चीज देखने को मिली कि जहां पे रिपोर्ट बात कर रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ की, वहीं पे रिपोर्ट कहता है कि भाई देखो पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर तो लोग चिंतित है ही नहीं, लोगों में टेंशन इस बात की नहीं है, लेकिन टेंशन इस बात की है कि हर एक जगह पे अगर आप देखोगे तो एजिंग सोसाइटी देखने को मिल रही है। आप बोलोगे ऐसा कैसे? क्योंकि ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो कुछ कंट्रीज में आपको देखने को ज्यादा मिलेंगी, जैसे कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, क्लियर है, एंड द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। बोला जाता है कि हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ, मतलब 2050 तक, 2023 से 2050 तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इस पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 देश ऐसे हैं, क्लियर है, अगर आप देखेंगे तो इन्हीं में 50% से ज्यादा ग्रोथ हो रही है। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ सबके लिए चैलेंजिंग नहीं है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ अगर देश का होगा, मतलब 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन 2050 तक जो बढ़ेगा, वो केवल इन 8 देशों में देखने को मिलेगा। और ये भी कहता है कि 2/3 ऑफ द पीपल नाउ लिव इन अ कंट्री वेयर लाइफ टाइम फर्टिलिटी कॉरेस्पॉन्डेंस 0। जहां तक कि 2/3 जो देश है, जो 2/3 तिहाई, मतलब 2/3 जो देश है, क्लियर है, 2/3 जो देश हैं, वो सभी देश तो बूढ़े कहीं ना कहीं बुढ़ापे का शिकार हो रहे हैं। तो टेंशन इस बात की नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंबैलेंस, असंतुलित दिख रहा है। 8 देशों में पॉपुलेशन बढ़ेगी, वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी, बाकी 2/3 देश तो बूढ़े हो रहे हैं। इसलिए बोल रहा है कि पॉपुलेशन ट्रेंड्स जो है एवरीवेयर है, लेकिन चैलेंजेस जो है वो एजिंग सोसाइटी को देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए सभी देशों के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है कि हर एक देश इस पे फोकस करे और अपनी बढ़ती हुई आबादी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए भी काम करे, लेकिन साथ साथ ये भी देखे कि सोसाइटी में बैलेंस, संतुलन बना रहे। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये सजेशन कुछ देते हैं खासकर इंडिया के लिए। इनके सजेशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला सजेशन जो ये दे रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं भाई फैमिली प्लानिंग तो बहुत जरूरी है भारत के लिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, फैमिली प्लानिंग तो अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर ये भी बताते जो कि बहुत अच्छी बात है कि अगर फैमिली प्लानिंग पे फोकस हुआ, मान लीजिए कि अगर भारत सरकार ने नियम पास किया कि 1 बच्चे या 2 बच्चे होने चाहिए, तो क्या लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की ओर जाएंगे? हर कोई चाहेगा कि घर में बेटा ही हो, ताकि हमारे यहाँ, क्योंकि वो परंपरा है, एक हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि परिवार बढ़ाने के लिए बेटा ही जरूरी है, वंश बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो वंश बढ़ेगा उसके लिए बेटा ही जरूरी है, क्लियर है, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह को धर्म, प्रजा और रति से देखा जाता है, जिसमें प्रजा प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है।
वंश बढ़ाने के लिए बेटा जरूरी हो, इस आधार पे अगर कहीं गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेकर आई तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ सकता है। अगर एक संतान या दो संतान की बात हुई तो लोग पहले जो जो बच्चा गर्भ में है, जो बोला जाता है कि भ्रूण है, क्लियर है, गेटिंग पॉइंट, ठीक है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जांच कराएंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन के चांसेस इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग एबॉर्शन कराएं, भ्रूण हत्या हो, क्लियर है, इन्फेंटिसाइड वगैरह देखने को मिले, उससे अच्छा है कि गवर्नमेंट को अपने यहाँ पे मतलब फैमिली प्लानिंग टूल के साथ, मतलब पॉलिसीज के साथ में ये भी फोकस करना पड़ेगा कि पॉलिसीज विद द जेंडर इक्वलिटी, गवर्नमेंट को ये भी कंसर्न करना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने आंसर में लिखोगे क्योंकि ये पॉइंट काफी हाईलाइट कर रहा है। सरकार केवल परिवार नियोजन की बात करेगा तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, एबॉर्शन के केस बढ़ेंगे और उसको लेकर भी सरकार को कंसर्न होना पड़ेगा। तो पहले आप अपने इंफ्रा, अपनी पॉलिसीज, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को इतना मजबूत कर दीजिए ताकि आगे चल के ये कम से कम भ्रूण हत्या देखने को ना मिले। क्लियर है? आगे देखेंगे, दीज में इंक्लूड, ठीक है, पेरेंटल लीव प्रोग्राम्स, क्लियर है, मतलब पेरेंट्स को छुट्टी उट्टी देना, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट वगैरह होना चाहिए, क्लियर है, हाँ, जिससे कि जेंडर इक्वलिटी क्या हो, प्रमोट हो। तो इस प्रकार की भी पॉलिसीज गवर्नमेंट यहाँ पे यूज कर सकती है। और साथ में वर्क प्लेस के साथ साथ हर एक जगह यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर। अगर कोई महिला है जो बच्चे को जन्म देने वाली है, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है और बेटी है, परिवार वाले चाहते हैं कि एबॉर्शन करा दिया जाए, तो उसको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए और वहां तक एक्सेस होना चाहिए और उसके ऊपर तो सुनवाई भी होनी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि मां के लिए संतान संतान है, ठीक है, हाँ, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं यहां पे कि सारे पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सजेशन जो दिए गए थे, साथ में रीजंस फॉर द इंडियाज हाई पॉपुलेशन। अब ये बताते हैं कि इंडिया के हाई पॉपुलेशन का रीजन क्या है। देखो, सबसे पहले इन्होंने बात की है भाई लो फीमेल लिटरेसी। भारत में जो फीमेल लिटरेसी है ना वो लो है। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि हमारा फीमेल एजुकेशन बहुत अच्छा है नहीं, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जा रहा है गांव में खासकर, इसकी वजह से उनका अर्लियर मैरिज हो जा रहा है। जब बहुत कम उम्र में विवाह होता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे फैमिली प्लानिंग डिसीजन जो होंगे उसके ऊपर मतलब अगर कोई बच्ची उसका बहुत कम उम्र में विवाह हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है बहुत ही कम उम्र में विवाह हो गया, तो अपनी फैमिली प्लानिंग डिसीजन को लेकर कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से कहीं ना कहीं दूर होगी, उसको अपने अधिकार की समझ नहीं होगी और वहां पे वह कहीं ना कहीं अर्ली मैरिज जो होगा फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। ऐसे भारत में बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। दूसरा, लार्जर फैमिलीज, क्लियर है, बड़े परिवार जो बृहद परिवार बनते जा रहे हैं कि घर में 5-5, 6-6, 7-7 बच्चों के जो परिवार हैं, खासकर आजकल ऐसा तो नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत जगह पे देखने को मिलता है। उसके पीछे ये रीजन है और यही लो फीमेल लिटरेसी जो है ये इंडिया में कहीं ना कहीं एक फर्टिलिटी बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, पॉपुलेशन बढ़ने के पीछे कारण है। इसलिए जरूरी है कि कम से कम लड़कियों की शिक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए, उनको अच्छा एजुकेशन दिया जाए, उनको अवेयर किया जाए उनके अधिकारों के बारे में। दूसरा क्या है? इनएडिक्वेट फैमिली प्लानिंग, ठीक है, अब जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं वो इनएडिक्वेट हैं, ठीक है, जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है और अवेयरनेस भी नहीं है। और इन तीनों की कमी के कारण अगर आप देखेंगे खासकर विलेज एरियाज में जो फैमिली प्लानिंग की नीड्स है वो पूरा नहीं किया जा सकता है। तो एक तो इन्होंने बोला कि भाई एजुकेशन होना चाहिए गर्ल्स में, दूसरा क्या बोला, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त, इनके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बात की पॉवर्टी की। भारत जैसे देश में अगर आप देखेंगे तो गरीबी हो, गरीबी के बाद क्या होता है कि अगर देखेंगे जो व्यक्ति गांव में जो खेतों पे डिपेंड है, जो खेतों पे अनाज पे डिपेंड हो, चाहता है कि घर में बहुत से बच्चे जो हों, ठीक है, खासकर वो कम से कम अपनी खेती को संभालने लायक हो, तो 3-4-5 बच्चों की कहीं ना कहीं परंपरा आपको बहुत पहले से देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दे मे हैव द मोर चिल्ड्रन एज अ फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी, उनको लगता है कि भाई सामाजिक सुरक्षा होगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में जो लेबर है, ठीक है, जो लेबर है उनमें कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। तो एक हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सोशल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर में लेबर, ठीक है, खेती करने के लिए घर के लोग ही हों, ऐसी चीजें, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है उसे मालूम है कि हमारे यहाँ पे जो संतान है वही हमारा भला करेगी, क्योंकि उसको ना तो कोई पॉलिसी से अवेयरनेस है ना तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है।
मैं यहाँ पे उनको जिम्मेदार नहीं कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं, गरीबी की और गवर्नमेंट की पॉलिसी की। अब गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग तो ले आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग गरीब है उनके साथ तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक फोकस करना चाहिए, ये भी एक कंसर्न लेना चाहिए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देखेंगे रिलीजियस एंड एथनिक फैक्टर्स। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा जो लाइन पहले वो पढ़ ले, सम रिलीजियस एंड एथनिक कम्युनिटीज हैव हायर बर्थ ड्यू टू द कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा डेटा बताऊं, जैसे अगर आप देखोगे, एक तो हमारा इंडिया हो गया, एक यूरोप हो गया, ठीक है। हाँ, अब इंडिया जो है वहां पे जो मैरिज है, मतलब इंडिया को बोला जाता है मैरिजिएबल सोसाइटी, ठीक है, और यहाँ पे नो मैरिज सोसाइटी है। कैसे? हमारे यहाँ भारत में धर्म, इस पे मैं बार बार सोशियोलॉजी के क्लास में भी क्लियर है और दूसरी क्लास में भी बताता हूं, धर्म, प्रजा और रति, ठीक है। धर्म यहाँ पे है कि भाई सेक्रीफाइस, प्रजा मतलब होता है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, और रति मतलब होता है सेंसुअल प्लेजर। अब मैं यहाँ पे अपनी एक बात कहना चाहता हूं, जो प्रजा है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ 3 आश्रम, 4 आश्रम है, मुख्य रूप से 3 है लेकिन 4 हैं, मुख्य 3 माने जाते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, फिर आता है सन्यास। हमारा जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में पहले 25 साल स्कूल जाता है, गुरुकुल जाता है, पढ़ता है, पहले का कल्चर है, 25 साल पढ़ेगा, शिक्षा लेगा, फिर 25 साल जब वो गृहस्थ में आएगा तो उसका विवाह होगा, संतान होंगे, और जब संतान 25 वर्ष की ब्रह्मचर्य करके आ जाएंगे तब यह अपने गृहस्थ से मुक्त होकर वानप्रस्थ में जाएगा। आज भी हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही है, लेकिन बदले हुए फॉर्म में। जैसे बेटा बड़ा होगा, कमाने लगेगा, तो बेटे को किस रूप में देखते हैं कि अब जो हमारे 25 साल थे परिवार के लिए जो करने तब हमने कर दिए, अब बाकी तुम्हें संभालना और हमें भी संभालना और परिवार को भी संभालना। तो इसलिए कहीं ना कहीं वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गृहस्थ आश्रम से मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी है संतान की उत्पत्ति। इसलिए भारत में जो विवाह है, विवाह का सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रजा। और वहीं पे अगर आप देखेंगे यूरोपियन सोसाइटी में, तो यूरोपियन सोसाइटी में, क्योंकि देखो यहाँ पे रति जो सेंसुअल प्लेजर है, इंडिया में जो मैरिज है, क्लियर है, बोला जाता है कि जो विवाह है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की चीज नहीं है, ठीक है। यहां पे प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन बिकम मोर इंपॉर्टेंट, मतलब प्रजा बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द रति। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे यूरोपियन सोसाइटी है, वहां पे अडॉप्ट कर लेते हैं, सिंगल पेरेंटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे प्रजा मतलब प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो ऑब्जेक्टिव है ही नहीं मैरिज का। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में लगातार संख्या क्या हो रही है, फर्टिलिटी रेट कम है, एजिंग सोसाइटी है, पॉपुलेशन कम है, और हमारे भारत में आप देख सकते हैं कि हमने चाइना को क्रॉस कर दिया, ठीक है, क्रॉस्ड चाइना, क्लियर है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो रिलीजियस एस्पेक्ट में आप इन चीजों को भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए क्या होगी, ठीक है, इससे इंडिया को क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक पावर हाउस, जी हाँ, ठीक है, इकोनॉमिक पावर हाउस। इसका मतलब कि इंडिया जो है, ठीक है, वहां पे अगर इतने बड़े लेवल पे पॉपुलेशन होगी तो भैया कंज्यूमर बेस ज्यादा होगा, खरीदार ज्यादा होंगे, मार्केट अच्छा होगा, इसकी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे, हमारी ओर आएंगे, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बूस्ट होगी, और इसकी वजह से इंडिया एक बार इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाएगा, ठीक है। एक बार पहले भी था, लेकिन फिर विदेशी आ गए थे, ब्रिटिश, उन्होंने हमारी इकोनॉमिक पावर हाउस से लाइट चुरा कर ले गए और अपने यहाँ पे उजाला किया। नेक्स्ट है इनोवेशन। अब अगर मैं इनोवेशन की बात करूं तो बोला जाता है कि द कंट्रीज 254 मिलियन यूथ, 254 मिलियन यूथ जिस देश में है, कैन बी अ सोर्स ऑफ इनोवेशन, न्यू थिंकिंग एंड लास्टिंग सोल्यूशन। आजकल आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से लोग जो है मारामारी हो रखी है, क्लियर है, हर कोई कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर ही रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट कर ही रहा है, यूथ है, ऑप्शंस नहीं है, क्या करेगा, कमाने के लिए कुछ तो करेगा। तो यहाँ पे इनोवेशन और साथ साथ आप देखेंगे, क्लियर है, न्यू थिंकिंग और लास्टिंग सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब यहाँ पे इनोवेशन में आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी लिख सकते हो,
ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स पे बात कर सकते हो, क्लियर है, ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन। दूसरा यहाँ पे इकोनॉमिक पावर हाउस हो गया। ग्लोबल इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, क्लियर है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के दूसरे देशों में भी इंडियन डायस्पोरा जैसे कि हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो होगी वो कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगी। हम की प्लेयर आगे चलकर बनेंगे ग्लोबल डिसीजन मेकिंग के, ठीक है, जैसा कि अभी हाल ही में G20 में आपने देखा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस स्ट्रेंथन इंडियाज क्लेम टू परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद में अगर हम देखेंगे कि यूएन में हमारी परमानेंट सीट नहीं है, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन फेल है, नथिंग। क्योंकि जहां पूरी पूरी देश की आप बात करो, वहां पे पूरी देश की पॉपुलेशन जहां पे सबसे ज्यादा हमारे पास है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री हम हैं, और हमारी यूएन में परमानेंट सीट नहीं है, तो तुम्हारे यूएन के रहने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। जी हाँ, उसके एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेंगे हम तो कुछ तो अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ तो बेनिफिट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। इंडिया कैन एक्सपैंड इट्स ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट, क्लियर है, लोगों को आईटी सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में भेजेंगे। इससे इंडिया में अगर देखेंगे तो रेमिटेंस बाहर से पैसे भी आएंगे, और एक ग्लोबल डेवलपमेंट जो होगा उसका भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेंगे। अब वो तो बात रही थी कि हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, लेकिन हमारे पास इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। जी हाँ, चैलेंज किस प्रकार से, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैड स्क्रैम्बल फॉर अपॉर्चुनिटीज, भागम भाग लगा हुआ है। जी हाँ, देखिए, अब आप ही लोग हैं, 6.5 लाख कैंडिडेट जो होंगे पेपर देते हैं, 5-6 लाख रुपए लोग तो पेपर देते हैं, 10 लाख तो भरते हैं, किसके लिए? 700 सीट चाहिए यूपीएससी में। लाखों लोग पेपर भरते हैं, लाखों यूथ पेपर भरते हैं, कुछ 100, 200, 300 पोस्ट आती रेलवे में इसके लिए। ये बताता है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कहीं ना कहीं लोग अपनी अपॉर्चुनिटी को लेकर आपस में क्या होंगे, कॉम्पिटिटिव होंगे, भागम भाग, बहुत सारी चीजें हैं, क्लियर है। जॉब सिक्योरिटी इन सबको लेकर भी बहुत बड़े चैलेंजेस क्रिएट होंगे। नेक्स्ट है सोशल सर्विस बर्डन। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सरकार को भाई सोशल सर्विस तो बढ़ाना, मतलब करना पड़ेगा। जैसे सरकार को वेलफेयर स्कीम, हेल्थ केयर स्कीम, एजुकेशन स्कीम, ये जो अभी लोग फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं ना, आगे चल के इनके पास पैसे नहीं होगा कि इतनी पॉपुलेशन है, रेवड़ी बांटे कहां से, क्लियर है। ये तो देश को ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। खैर, मे स्ट्रेन गवर्नमेंट बजट एंड रिसोर्सेज, फॉर इंस्टेंस एजिंग पॉपुलेशन। अब अगर आप देखेंगे, एक तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके लिए आपको ये सारे खर्चे तो करने ही है, गवर्नमेंट बजट पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ उम्र दराज लोगों की संख्या भी ज्यादा है। और मैंने कुछ समय पहले एजिंग पे एक क्लास भी लिया था, जहां मैंने आपको बताया था वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, गवर्नमेंट को इधर भी फोकस करना है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी तब ये कम होगी आगे चल के, तो इधर भी फोकस करना है। अब बाद में धीरे धीरे क्या होगा, 2050 के बाद में भारत में धीरे धीरे क्या होगा कि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, वर्किंग एज कम होने लगेगी, क्योंकि इंडिया में फर्टिलिटी रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। अब जब ये होने लगेगा तो इन बिटवीन गवर्नमेंट को दो तरीके से फोकस करना पड़ेगा। जो यूथ है उनके लिए तो पॉलिसी लाओ ही, लेकिन ये कम हो रहा है तो इनकी वजह से टैक्स कम आएगा, और एजिंग पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इनके ऊपर खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक चैलेंज तो आने वाला है इन फ्यूचर, और उसको लेकर गवर्नमेंट को अभी से तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, बढ़ती हुई जनसंख्या क्या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करेगी, मतलब कंट्रीब्यूट करेगी इसके डिग्रेडेशन में। मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा, रिसोर्स का डिप्लेशन होगा, रिसोर्स बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, रिसोर्स की कमी होती जाएगी, दैट पोजिंग द सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मतलब आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा कि नहीं, इसका कुछ ख्याल ही नहीं रख पाएंगे। क्यों? सबसे बड़ा चैलेंज यहां पे, ठीक है। इंक्रीज इन माइग्रेशन, भारत में केवल भारतीय सीमा में 200 मिलियन लोग जो है माइग्रेट करते रहते हैं। जैसे यूपी बिहार से नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग माइग्रेट करते हैं, खासकर बॉम्बे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी जगहों पे अपने लाभ, अपने रोजगार के लिए। दक्षिण भारत भी माइग्रेट करते हैं, ऐसे बहुत जगह के लोग भी माइग्रेट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी अब माइग्रेट कर रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो 200 मिलियन पॉपुलेशन जो माइग्रेट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज क्रिएट करेगी, क्योंकि ठीक है उनको अच्छा लाभ कमाना है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं लाभ भी उनका कम होता चला जाएगा। अर्बनाइजेशन चैलेंज, अर्बन एरियाज में वैसे भी समस्याएं हैं, रिसोर्स की कमी है, चाहे पीने की पानी की बात कही जाए, चाहे बात कही जाए
लोगों के अधिकारों की बात कही जाए, ठीक है, मतलब क्राइम की बात कही जाए, क्राइम भी बढ़ रहा है, लोगों की संख्याएं भी अगर आप देखेंगे तो कम हो रही है। अभी रिसेंट देखा आपने कि 15 साल बाद सुनवाई हुई और एक पत्रकार थे इंडिया टुडे की जिनकी हत्या हुई थी, केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोग लूटने के लिए निकले थे। वो शाम को न्यूज रिपोर्ट कवर करके वापस घर जा रही थी, रात को 3 बजे की बात है, मतलब सुबह 3 बजे की बात कह सकते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं दिल्ली में उनको बीच रोड पे गोली मारी गई उनकी कार को रोकने के चक्कर में। जब देखा डेथ हो गई तो वहां से बदमाश भाग गए, बाद में पकड़े गए 15 साल बाद ये उनको। और ये क्यों, ये अर्बन एरियाज में क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्बन एरियाज में माइग्रेशन बढ़ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है कि जितनी देखने को मिलती है। उस आधार पर अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्राइम भी बढ़ रहा है, लोग जो है बहुत आशा से वहां जाते हैं लेकिन वहां पे गरीबी में जीवन जी रहे हैं, ना तो साफ पानी है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो अर्बनाइजेशन चैलेंज है, जो कहीं ना कहीं लोगों को मार्जिनलाइज कर रहा है और ज्यादा इंक्लूसिव करने की जगह, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था इस पे। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी कितना डायनेमिक हो रहा है। उस आधार पे हमें भी डायनेमिक होकर कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, और मैं उस डायनेमिक लेवल पे आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक अच्छा सा आंसर लिखेंगे, क्लियर है। राइजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, क्लियर है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी डिस्कस, ठीक है। तो एक बार इसको फोकस कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। रिपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा जाना नहीं है, थोड़ा डेटा लेना है आपको, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखेंगे नोट्स आपको कहां मिलेगा। बहुत से बच्चे नोट्स मांग रहे थे पिछली क्लास की, तो मैं आपको बता दूं @Deepak1 UPSC मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है, Deepak1 कोड के साथ में, ठीक है। नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर यूपीएससी सीएससी ड्रीम। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आप ईएमआई ऑप्शन पे इस पे कॉल करके ईएमआई पे भी Deepak1 कोड यूज करके और आप अपने सब्सक्रिप्शन को कन्वर्ट करा, मतलब सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ईएमआई पे भी, क्योंकि आपके पास अगर एक साथ पैसा नहीं है तो ईएमआई ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।